हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर है, सो इसको हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में होती क्या हैं, इनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, एंड इनको मैनेज करने के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी को या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एंड वो एनर्जी जो है लिविंग बीइंग्स अपने फूड के थ्रू लेते हैं। और उसी फूड को लेने के अलग अलग मोड्स होते हैं, अलग अलग टाइप का फूड होता है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हम कई सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ओके, सो वहीं पर जो है हमने ये भी जाना था कि जो फूड को लेने की प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का हमने जाना था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, है ना। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। सो लास्ट लेक्चर में हम ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहे थे, एंड ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं इसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जान चुके थे कि फोटोसिंथेसिस की जो हमारी रिएक्शन होती है, जो उसकी प्रोसेस होती है वो क्या होती है। सो फोटोसिंथेसिस ये और कुछ नहीं होता है, बस इसमें जो होते हैं प्लांट्स हमारे वो लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं एंड उसको देन वो यूज़ करते हैं। ओके, सो हमने जाना था कि इसकी इक्वेशन भी हमने लिखी थी, 6CO2 + 12H2O gives you C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, and this reaction takes place in the presence of chlorophyll and sunlight। अगर ये दो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो वहाँ पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, चाहे वहाँ पर कितनी भी मात्रा में हमारा वाटर मौजूद हो या फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। ओके, सो ये जो है ये हमारी थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं डब्बे में, क्योंकि ये काफ़ी काम की चीज़ है ना। सो ये तो हमारी हो जाती है रिएक्शन। इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, एंड उन स्टेप्स को हम कब यूज़ करते हैं। हमारा मतलब कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स कब इनको यूज़ करते हैं। ओके, सो अब जो है हम बात करेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन कौन से होते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ओके, सो हम अपनी हेडिंग डालते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसका क्या मतलब है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स का। देखिए हर एक कंपोनेंट, जैसे अब हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, सनलाइट मौजूद है। सो यहाँ पर हमें ये इन कंपोनेंट से मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, यानी कि उन कंपोनेंट्स को इफ़ेक्ट करने से हमारी फोटोसिंथेसिस की रेट भी इफ़ेक्ट हो सकती है। सो हम ऐसे ही कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहला हम यहाँ पर अपना ये क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं। अब ओके, सो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं इसके लिए, दैट सबसे पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है एंड क्लोरोफिल क्या है।
क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो जगह होती है जहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स में होती है। ओके, एंड इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में ये सब्सटेंस पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का, जो कि हेल्प करता है हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करने में, और उसके ही थ्रू जो है हमारे यहाँ पर ये रिएक्शन काम करती है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनल है, जो कि कुछ टाइप की सेल्स को अपने अंदर समाये रहता है। वो सेल्स ही हेल्प करती हैं हमें प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ओके, सो व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? दीज आर ग्रीन डॉट्स सेल ऑर्गेनल्स। These are green dots. These are green dots, cell organelles contained by some cells. Okay, कुछ सेल्स में होते हैं। contained by some cells in the, अब कहाँ पे होते हैं? पत्ती में होते हैं। in the cross section of leaf, पत्ती के क्रॉस सेक्शन में होते हैं। जब हम किसी भी लीफ का क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एज अ रेड डॉट दिखाई देते हैं, तो ग्रीन डॉट्स की तरह दिखाई देते हैं। उनको जो है हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एंड इन्हीं ग्रीन डॉट्स के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो हमारा क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, सो वी कैन से दैट दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट for the absorption of light energy. ओके, हम अपना वो वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं दैट ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं हमारे, इन्हीं ग्रीन डॉट्स में these contain green substance called chlorophyll, which absorbs the light, यानी कि जिस जगह पे हमारा फोटोसिंथेसिस होती है वो जगह है क्लोरोप्लास्ट, एंड जिस सब्सटेंस से होती है वो है हमारा क्लोरोफिल। ओके, सो आई होप कि आपको क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल में जो है डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये इसमें कभी कभी जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है। ओके, सो ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट की इम्पोर्टेंस इसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारे स्टोमाटा। अब ये क्या होते हैं? ये कोई बड़ी तोप नहीं होते हैं ये। हाँ, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते हैं, इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो स्टोमाटा जो होते हैं वो यूजुअली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि हमारी लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक मिनट, स्टोमाटा को स्टार्ट करने से पहले जो है हम यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये कैसे मतलब हमें दिखाई देते हैं उसके हिसाब से हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्लियरली। देखिए, मान लीजिए हमने लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया, तो यहाँ पर जो है लीफ की सरफेस है। अब सरफेस से अंदर जो है यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होते हैं, है ना। इस तरीके से अगर आपने कभी देखा होगा माइक्रोस्कोप वगैरह में, तो इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं। कुछ यहाँ पर वैक्यूल्स भी होते हैं, वैक्यूल्स मतलब खाली जगह, तो खाली जगह भी होती है। इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं लीफ के अंदर वो मौजूद हैं। तो इनमें से जो है इस तरीके से जो है वो बनी होती हैं
तो इसमें से कुछ डॉट्स जो होते हैं वो इस तरीके से ग्रीन कलर से हमारे कलर्ड होते हैं। अब जहाँ जहाँ पे ये ग्रीन कलर्स होते हैं वहाँ वहाँ पर हमें समझ जाना है कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट है एंड इनमें जो है यहाँ पर क्लोरोफिल भरा हुआ है एंड यहाँ से जो है हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, सो यही जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी लीफ को, हमारे पेड़ को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, सो चलिए हम इसको जो है थोड़ा सा, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ओके, दिस इज लीफ सरफेस, लीफ सरफेस, these are cells। ओके, सो इस तरीके से जो है यहाँ पर नीचे लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ओके, सो इस तरीके से जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल्स अंदर सेल्स के। ओके, अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो कि है हमारा स्टोमाटा। सेकेंड नंबर डालना था, स्टोमाटा, या तो जैसा कि हमने अभी अभी जाना था कि स्टोमाटा जो होते हैं वो और कुछ नहीं होते हैं, बस टाइनी पोर्स होते हैं जो कि इसी लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी सेल्स हैं तो कहीं यहाँ पे जगह खाली होगी थोड़ी सी, कहीं यहाँ पे खाली होगी, तो उन्हीं पोर्स को जो है हम स्टोमाटा बोल देते हैं। ओके, सो दीज आर tiny pores on the surface of leaves। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि ये सरफेस ऑफ द लीफ पे मौजूद होते हैं। ओके, सो अब इनका काम क्या होता है स्टोमाटा का। स्टोमाटा देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये मान लो लीफ की सरफेस है, यहाँ पर जो है स्टोमाटा ये मौजूद है। ओके, इसको या यहाँ पर ये स्टोमाटा मौजूद है, सो ये क्या करता है, ये यूजुअली बहुत सारे मैसिव अमाउंट में जो है गैसेस का एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पर जब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही थी, ये और क्या है, गैस ही तो है ना। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी तो आजा उन स्टोमाटा के ही थ्रू रही है ना। इसीलिए स्टोमाटा जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो ये हमारी ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, ये भी तो गैसियस फॉर्म में ही निकल रही है। सो ये भी जो बाहर निकलती है तो ये इन्हीं स्टोमाटास के ही थ्रू निकलती है। एंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये अंदर भी इन्हीं के थ्रू आती है। सो अगर हम स्टोमाटा के नंबर को या उसकी स्ट्रक्चर को ज़रा सा भी डिस्टर्ब कर देंगे तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पर ये इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, है ना। सो इनके थ्रू क्या होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है। ओके, सो हम अपना ये पॉइंट लिख लेते हैं दैट massive amount of gas exchange takes place in the leaves through these स्टोमाटा। यानी कि लीव्स में जो भी हमारा गैस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है हमारे फोटोसिंथेसिस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब ये जो गैस एक्सचेंज है वो ऐसे कहीं से भी नहीं हो रहा होता है कि मतलब पत्ती में जहाँ जहाँ पे भी स्टोमाटाज हैं तो वहाँ से हर जगह से जो है यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। गैस एक्सचेंज होने के लिए भी जो है हमें एक प्रॉपर
प्लेस चाहिए होता है, कुछ प्रॉपर लोकेशंस होते हैं जहाँ से हमारा गैस एक्सचेंज होता है। अब कहाँ कहाँ से होता है, जैसे स्टेम जो तना होता है उसकी सरफेस से हो सकता है, रूट से होता है, लीव्स से भी होता है। ठीक है, सो कौन कौन से पार्ट्स हो गए, हमारी लीव्स हो गई, हमारा जो पत्तियों से हो जाता है, एंड हमारे रूट से भी होता है। ओके, सो अब कहाँ कहाँ से नहीं हो सकता, जैसे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे नहीं हो सकता, जो हमारे इसमें जो पेड़ पौधों में जो फल लगते हैं उनसे नहीं हो सकता। ओके, सो कुछ जगहें होती हैं जहाँ से हमारा जो गैस का एक्सचेंज होता है वो नहीं हो पाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम अपना ऐड करते हैं, दैट द गैस एक्सचेंज अकर्स वंस अगेन, यहाँ से ना लिख के हम यहाँ से लिखते हैं। ओके, गैस एक्सचेंज अकर्स across the surface of stem or roots and leaves। सो ये जो होती हैं ये हमारी कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ से हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गई गैसेस की बात। स्टोमाटा जो होते हैं वो हमारे वाटर के भी अमाउंट को बाहर निकालने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो यहाँ पर वाटर जो है अंदर लिया जा रहा था, फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पर बात ये है कि हमने यहाँ से वाटर लिया, ठीक है, वाटर कहाँ से हम अब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू, है ना। रूट्स में जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमाटा होते हैं, उनके थ्रू जो है हम वहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि वाटर जो है जितना हमने लिया है उतना सारा यूज़ ही हो जाए। सो जितना वाटर हमें यूज़ करना होता है फोटोसिंथेसिस में वो हमारे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, एंड जो वाटर यूज़ नहीं हो पाता है जिसको हम वेस्ट बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी बना हुआ है प्रोडक्ट में, तो ये वही वाला वाटर है। ओके, सो जो ये वाटर रह जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको जो है ये स्टोमाटाज ही बाहर निकालने का काम करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ जो हम ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है। ओके, सो हम अपना ये वाला पॉइंट भी नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं, दैट these also help in losing the large amount of water। ओके, अब ये वाटर जो होता है ये पत्तियों के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू निकलता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे जो घास का आपने कभी कभी पत्ती देखी होगी, तो जब हम सुबह के टाइम देखते हैं तो वहाँ पर कभी कभी घास की जो नोक होती है पत्ती की, वहाँ से पानी की बूंद टपक रही होती है। सो ये बूंद उसी वजह से आती है क्योंकि जब पानी एक्स्ट्रा है, सो पानी जो है वो हमारा स्टोमाटास के ही थ्रू तो इस एटमॉस्फेयर में जाता है। ओके, सो स्टोमाटा जो होते हैं हमारे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनकी जो होती है, इनका एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब इनकी ज़रूरत होती है तभी ये खुले होते हैं, एंड अदरवाइज़ जब ज़रूरत नहीं है तो ये अपने आप बंद हो जाते हैं। ओके, सो इनका जो है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम है कि कब ज़रूरत है कब नहीं है, क्योंकि अगर स्टोमाटा परमानेंटली ओपन रहेंगे तो ज़रूरत का वाटर एंड गैसेस भी निकल जाएंगे बाहर। ओके, इसीलिए जो है जब हमें ज़रूरत नहीं होती है या CO2 की ज़रूरत नहीं होती है या वाटर को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है ये अपने आप बंद हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स राइट डाउन दिस, दैट these gets
closed. These gets closed when there is no need for कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं फॉर CO2, यानी कि जब उसने जो है अपना काम पर्याप्त मात्रा में कर लिया है, जब पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वाटर की भी रिएक्शन अभी चल ही रही है, तो तब तक के लिए वो बंद हो जाते हैं कि मेरा अभी कोई काम नहीं है तो मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। ओके, सो ये इनकी जो है रहती है, इनका सिस्टम रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये खुलने और बंद होने का, ये जो ओपनिंग का एंड क्लोजिंग करने का जो इनका सिस्टम होता है, इसको कौन मेंटेन करता है? भाई कोई चीज़ होनी चाहिए ना जो एकदम चौकन्नी रहती है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। सो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं हमारी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही होती हैं जो कि स्टोमाटा के जो स्ट्रक्चर होती है उसमें साइड में गार्ड सेल्स जुड़े होते हैं एंड यही जो होती हैं खुलती और बंद होने का पूरा सिस्टम बनाए रखती हैं। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा is the function of guard cells. गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स के नाम से ही हमें पता चल रहा है गार्ड का क्या मतलब होता है, पहरेदार होता है ना। सो गार्ड सेल से हम समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं हमारे स्टोमाटा के गेट पे ही मौजूद होते हैं। अब गार्ड का क्या काम होता है कि जब कोई आए तो गेट खोल दो, जब कोई जाए तो गेट बंद कर दो, बाकी जो है हर चीज़ की रखवाली करो बाहर से कि कोई भी बाहर का इधर उधर की चीज़ अंदर ना आ पाए, है ना। तो गार्ड सेल्स भी यही करती हैं कि कब जो है उनको खुलना है, कब उनको बंद होना है, ये चीज़ वो अपने सिस्टम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ओके, अब कब होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से जो है यहाँ पर स्टोमाटास बने होते हैं। सो लेट्स सी, स्टोमाटास की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरीके से होती है। सो ये इस तरीके से होते हैं एंड इनके इधर जो है ये हमारी सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो होते हैं। ओके, इस तरीके से ये आपकी इधर जो है ये कोई वो नहीं है, ये सेल्स हैं बाकी के। भाई पूरी बॉडी ही जब सेल से बनी होती है तो ओके। सो इसमें से ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो हमें ह्यूमंस की किडनी की स्ट्रक्चर कभी आपने देखी है, तो ये जो किडनी के आकार की हैं यही जो है हमारी गार्ड सेल्स हैं। इतनी बड़ी बड़ी ये आपको लग रही हैं बड़ी, दिखने में माइक्रोस्कोप से देखने पर ही दिखाई देती हैं। ओके, सो ये गार्ड सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो ये हमारी है स्टोमेटा की ओपनिंग, स्टोमाटा पोर बोलते हैं इसे, स्टोमाटा पोर। ओके, तो ये हैं गार्ड सेल्स, ये जो है इस ओपनिंग को जो है ये रेगुलेट कर रही हैं और इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा पोर। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है, देखिए यहाँ पर साइड में ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं इस तरीके से। और ये सेल्स कैसी होती हैं, ये सेल्स होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट्स। सो इनको भी जो है हम लिख देते हैं, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट्स। ये हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट, ये हो जाती हैं हमारी गार्ड सेल्स। अब देखिए, अब गार्ड सेल्स जो होते हैं कौन सी चीज़ है जो इन्हें बताती है कि कब इनको ओपन होना है, कब इनको क्लोज होना है, ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। सो कैसे इन्हें पता चलता है ये देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है,
कि जब मान लीजिए, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अंदर जो है प्लांट में हमारे पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। सो अब रिएक्शन वगैरह सब हो गया है, पानी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो वो वाटर जो होता है वो हमारा आकर के इन गार्ड सेल्स में जाता है। ठीक है, गार्ड सेल्स में जाता है, जिससे क्या होता है कि ये स्वेल कर जाते हैं। अब स्वेल कर जाते हैं तो इनकी जो स्किन होती है उसमें जो है थोड़ा सा टेंशन बढ़ता है। अब स्किन में टेंशन बढ़ने से क्या होता है कि ये जो एरिया आप देखते हैं, ये मतलब ये एकदम पूरा कहते हैं ना, टेंशन बढ़ गया है ना, तो क्या होता है कि ये जो इनका एरिया होता है ये थोड़ा पीछे हट जाता है, जिससे जो हमारा स्टोमाटा होता है वो ओपन हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से जो है यहाँ पर गार्ड सेल्स हमारी ओपन होती हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट दीज स्वेल व्हेन, कब, जब वाटर इनके अंदर फ्लो करता है। स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, यानी कि जब पानी, अब भाई आप ही बताइए, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे पास पॉलीथीन होती है, सो वो पहले कैसी होती है, ऐसे ढीली ढीली होती है ना, इस टाइप से। आई नो स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है, बट समझाने के लिए। ओके, सो ऐसे ढीली ढीली होती है, बट अगर आप उसमें वाटर भर देते हो तो वो इस तरीके से बिल्कुल ऐसे करके बन जाती है ना। ये उसका सिरा होता है, इस तरीके से बिल्कुल फुल हो जाती है ना। सो यहाँ के जो रिंकल्स होते हैं ये हट जाते हैं। सो यही यहाँ पर होता है, और उस वजह से जो होता है यहाँ पर हमारे स्टोमाटा जो होते हैं वो उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं। ओके, सो इट कॉजेज स्टोमाटा ओपन, ये जो होता है स्टोमाटा को ओपन कर देता है। ओके, अब वहीं जो है इसका उल्टा जो है वो स्टोमाटास को बंद कर देता है। अब जब यहाँ पर पानी की कमी है, अब जैसे मान लीजिए जितना पानी निकलना था बाहर, ठीक है, अब जब पानी ज़्यादा है तो वो आके इसमें भर गया, तो इसने क्या किया, पानी को बाहर निकाल दिया। अब जब वो पानी बाहर निकल गया है एंड एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो पानी यहाँ से चला गया। पानी जब यहाँ से चला गया तो ये फिर से खाली हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, है ना, एकदम पिचक कैसी जाएगी फिर से। अब पिचक जाएगी तो क्या हो जाएगा कि स्टोमाटा जो है वो बंद हो जाएगा। अब ये जब पिचक गई तो ये स्किन जो है इसकी ऐसे ढीली पड़ जाएगी, इधर वाली भी, तो इस तरीके से जो है इनके बीच की जो जगह है वो पूरी फिल हो जाएगी, तो स्टोमाटा जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। सो यहाँ पर क्या है, श्रिंक व्हेन, कब श्रिंक करता है, जब वाटर गोज आउट, पानी जब इसका बाहर निकल जाता है। ओके, सो श्रिंक व्हेन वाटर गोज आउट एंड इट कॉजेज स्टोमाटा क्लोज्ड। ओके, क्योंकि मुझे इस चीज़ में पहले बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती थी, एंड धीरे धीरे जो है इसी तरीके से जो है कन्फ्यूज़न क्लियर होती है। ओके, सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। ओके, अब जो है हम अपने थर्ड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम जो है आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। थर्ड सब्सटेंस है हमारा सनलाइट। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बात तो आप देख ही चुके होंगे ऊपर भी। फिलहाल हम अच्छे से समझते हैं कि सनलाइट जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब सनलाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर हमारी रिएक्शन को फिर से लिखना होगा। रिएक्शन क्या थी, आपको ये रिएक्शन एकदम रट जानी चाहिए। ओके, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, क्योंकि जब आप आगे के क्लासेस में जाएंगे और फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन आपको अपने आप बहुत ही ईजी लगने लगेगी। आपको लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि आगे बहुत टफ चीज़ें हैं। ओके, सो 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives you what? C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2,
तो ये जो है ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर जो ये सनलाइट है ये यहाँ पर क्या काम कर रही है, क्यों ये यहाँ पर जो है मेहमान बनी हुई बैठी हुई है। अब सनलाइट क्या काम कर रही है, वो ये काम कर रही है कि यहाँ पर क्लोरोफिल ने क्या किया है, क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है, वो सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। अब हमने ये बात पहले भी जानी है कि रिएक्शंस जो होते हैं, कुछ रिएक्शंस काफ़ी स्लो होती हैं एंड उनको जो है फास्ट कराने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है ना। सो एंजाइम्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं वहाँ पर जहाँ पर रिएक्शन होनी होती है। तो अब देखिए वो जो एंजाइम होते हैं वो हमारे सो रहे होते हैं। भाई आपको मान लीजिए आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक, यानी कि CO2 और वाटर वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है, आप मान लीजिए आप एकदम सब कुछ काम वाम निपटा के आराम से सो रहे हैं, अगर कोई मेहमान आ जाता है आपके घर में या आपको कोई मान लीजिए काम आ जाता है, तो आपको एक इंसान जगाने वाला चाहिए ना टाइम पे। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, जाग तो आप जाएंगे ही कभी ना कभी 1-2 दिन बाद अपने आप, लेकिन जब ज़रूरत है तब आपको जगाने वाला कोई चाहिए ना। तो यहाँ पर एंजाइम्स को जगाने का काम यहाँ पर हमारी सनलाइट करती है। ओके, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मैकेनिज्म एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स। सो यहाँ पर हमारी सनलाइट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम कर रही है भाई, ठीक है। सो इट इज़ required to start the mechanism and activate the enzymes। यानी कि सो रहे एंजाइम्स को ये जगाने का काम करती है कि भाई आ जाओ, सारा माल आ गया है, काम पे लग जाओ, है ना। भाई माल का मतलब यहाँ पर जो CO2 है एंड H2 है, ये यहाँ पर देखा जाए तो कच्चा माल का ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ पर कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, जिससे जो है यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए खाना पीना बनेगा। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर सनलाइट हमारी एक्टिवेट करने का काम कर रही है। बस यहाँ बाकी आगे का काम जो है हमारे ये जो मिनरल्स होते हैं, जो ये कंपोनेंट्स हैं एंड एंजाइम्स हैं, वो करते हैं, ठीक है। ये जगा के भाग जाता है, ठीक है। सो अब जो है हमारा नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर वाटर। भैया इतनी देर से वाटर एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं रूट से, क्या काम है इसका ये भी तो जानना है। सो वाटर का क्या काम है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि ये कहाँ से आता है। ये सॉइल से, मिट्टी से लिया जाता है रूट्स के द्वारा, ठीक है। सो टेकन अप, इट इज़ taken up from the soil, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना आपको कि ये कहीं एटमॉस्फेयर से तो नहीं लिया जाता जैसे CO2 ली जा रही थी, नहीं, ये जो होता है ये सॉइल से लिया जाता है, मिट्टी से। एंड मिट्टी से जो है कौन लेगा, रूट्स ही लेंगी ना, बाय द रूट्स। ओके, अब ये क्या काम करता है, जो यहाँ पर हमारी ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये हमें ये ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराता है। भाई इस रिएक्शन के लिए जो है ये यहाँ पर पहली बात तो हमारा जो वाटर होता है वो काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट होता है, तो ये हर रिएक्शन को आसानी से हौले हौले करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पर वाटर का मेन पॉइंट जो है वो ये है दैट इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द रिएक्शन। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन फॉर द रिएक्शन and plays a very important role in transportation।
अब भाई रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह ज़रूरत हैं उनको ले जाने का काम यहाँ पर हमारा वाटर करता है। ओके, सो वाटर जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, हमारे लिए भी वाटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मिनरल्स की। नंबर 5, मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं ये भी जो हैं यूजुअली हमारी सॉइल से ही लिए जाते हैं, रूट्स के थ्रू। ओके, सो दीज आर ऑल्सो taken up through soil by roots. Okay, through soil by roots. ओके, सो अब मिनरल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाता है हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे सिंबल्स हैं। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ETC, ऐसे बहुत से मिनरल्स हैं जो कि यहाँ पर हमारे सॉइल से लिए जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर कौन सा मिनरल किस लिए यूज़ होता है, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक एक मिनरल कई सारे फंक्शंस को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा होता है, उनमें अपना योगदान दे रहा होता है। ओके, बट यहाँ पर जो है हमारा नाइट्रोजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो इसका ये है कि नाइट्रोजन जो है हमारा वो प्रोटीन को बनाने में, और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको बनाने के लिए यूज़ होता है। सो नाइट्रोजन का क्या काम होता है? सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंड अदर। अब प्रोटीन जो होती है वो किसी भी स्ट्रक्चर के बने रहने के लिए या बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ही नहीं होगी तो काम कहाँ से होगा? दैट इज़ वाई नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नाइट्रोजन जो होता है ये रूट से कैसे लिया जाता है? ये या तो नाइट्रेट के फॉर्म में या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में लिया जाता है। ओके, सो या it is taken up in the form of nitrates or nitrites, okay, or as organic compounds। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आते हैं? ये बैक्टीरियाज बनाते हैं, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेनली लिविंग बीइंग्स ही बनाते हैं, या तो हम उनको लैब में बनाते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहती है ना। सो उस नाइट्रोजन को मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ये बात हम भी जानते हैं, है ना। सो ये जो नाइट्रोजन होती है इसको बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं, एंड उसको जो है रूट्स अपना अंदर खींच लेती हैं, वहाँ से जो है वो अपनी नाइट्रोजन की जो है ज़रूरत को पूरी करती हैं। ओके, सो आई होप कि आपको जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।